नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में, हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, इन दिनों लोकसभा चुनावों का शोर हर तरफ आपको सुनाई पड़ रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन इन दिनों बीजेपी के चुनाव प्रचार में एक गाना बहुत प्रमुखता से बज रहा है। वो गाना है मैं हूं मोदी का परिवार, और इसी को गाने वाली अनामिका जैन अंबर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। और यूपी का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, उसमें आपने अनामिका की आवाज को जरूर सुना होगा। राजनीतिक पार्टियां लगातार कोई उन्हें कहता है कि आप दरबारी कवि हैं, तो कोई कहता है कि नहीं, वो खुद कहती हैं कि मैं तो राष्ट्र के लिए गाती हूं, मैं राष्ट्र को समर्पित हूं। लेकिन क्या है अनामिका की सोच? और अनामिका जी, पहले तो स्वागत आपका बहुत बहुत। और सवाल यही कि बीजेपी के चुनाव प्रचार हो, कोई रैली हो, रोड शो हो, आपका गाना बहुत गूंज रहा है, रातों रात लोकप्रिय हुआ है, अभी हाल ही में आया है। जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि हम तो वाकई राष्ट्र की ही बात करते हैं और अपनी आवाज़ देश के लिए लगा देते हैं, और वो पसंद आ जाती है लोगों को। हालांकि हमारे प्रधान सेवक माननीय मोदी जी पिछले दिनों एक बात उनको लेकर के आई थी कि वो परिवार विहीन है और परिवार नहीं है। तो मुझे लगा कि हम सबको मिलकर के ये बताना चाहिए कि हम सब परिवार हैं, और ये गीत उस लिए उस परिप्रेक्ष्य में लिखा भी गया है। और इससे पहले भी न्यूज़ नेशन पे सबसे पहले वो गीत भी आपके यहाँ आया था, मुझे लगता है पहले, और किसी चैनल पे वो नहीं आया था। जब इससे पहले भी एक गीत हुआ था जी, जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उन दिनों भी एक गीत आया था, और वो गीत भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और वो उस गीत को भी लोगों ने अपनी रैली में, अभी पिछले दिनों मैंने देखा एक शादी में भी वो गीत बज रहा था, तो उसको भी लोगों ने पसंद किया है। चाहे वो धार्मिक समारोह हो, चाहे वो राजनीतिक समारोह हो, या कोई खुशी का माहौल हो, तो वो गीत भी बजा था। राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत तो अब हुआ, और ये अभी भी जो जिस बात से आपने शुरुआत की है ना, हाँ, बहुत चल रहा है, लोग सुन रहे हैं इसको। तो जिस बात से आपने शुरुआत की है कि कुछ लोग राष्ट्र कवि कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप दरबार की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कोई बहुत सारी बातें कहते हैं। तो अब ये बातें ना तो सोचने का समय है और ना ही समझने का समय है, क्योंकि जो है वो सबको दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग आंख बंद करके, या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपको ब्लैकमेल, आपके गर्दन पे मतलब कुछ ऐसा प्रेशराइज करके आपको कुछ रख के आपसे चुनवाया जा रहा है कि आपको कौन चुनना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। और मैंने भी जिस बात को कहा कि राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री राम की भक्ति कीजिए, और आप देश के प्रिय होइए, देश की भी भक्ति कीजिए, देश हित में बात कीजिए। सनातन, सत्य सनातन का ये देश है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो सनातन से जुड़ी हुई है। हमारी पौराणिकता, हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, भगवान श्री राम का देश है, रामकृष्ण का देश है। ऐसे में उनकी भक्ति करना बुरी बात नहीं है। और इस बात को अपनी कविताओं में लिखने पर जो लोग ये कह रहे हैं कि अनामिका एक तरफा बात कर रही है, तो ये उनकी सोच के लिए इस पे अनामिका में बाद में आऊंगी, क्योंकि शुरुआत मैंने मैं हूं मोदी का परिवार से की, और जो अभी हाल ही में आया बीजेपी की रैलीज में, उनके ट्विटर हैंडल से हो या फिर उनके सोशल मीडिया दूसरे प्लेटफॉर्म से, वहां से आपके उस गाने को शेयर भी काफी ज्यादा किया जा रहा है, रोड शो रैलीज में गाया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि शुरुआत उसी गाने के साथ हो जाए। ठीक है, मैं दोनों ही गानों को मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जितना याद है उतना मैं सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि देश धर्म की खातिर छोड़ा जिसने रिश्तों का संसार, देश धर्म की खातिर छोड़ा जिसने रिश्तों का संसार, लोकतंत्र के दरवाजे पर बनकर बैठा चौकीदार, भारत माँ के दिल से भी बस निकली है अब यही पुकार,
मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार। और इसी के साथ कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अनामिका को क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें ला रही है? देखिए, मैं फिर से एक बात कह रही हूँ, मुझे जो लगता है वो मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि ये इसको इतना होना चाहिए, उसका उतना होना चाहिए। मैं कवित्री हूँ, कविताएं लिखती हूँ, और कविता की सबसे खास बात ये होती है कि वो प्रतीकात्मक बात करती है और प्रतीकों के माध्यम से वो बात कह देती है जो लोगों को समझनी चाहिए। मैंने प्रतीकों से पहुंचा दी है, लोग समझ रहे हैं। लेकिन तो चूंकि मुझे लगता है ऐसे प्रश्न जब आप बीजेपी के किसी प्रवक्ता से पूछे, मुझसे तो ये पूछिए कि हाँ नहीं, आप जब कविताएं बोलती हैं और राजनीतिक कविताएं भी काफी रहती हैं, भले ही यूपी में काबा का जवाब आपने यूपी में बाबाबाद से दिया, फिर मध्य प्रदेश में जब आप गई तो आपने मामा के मैजिक का जिक्र किया, मोदी के मैजिक का जिक्र किया, फिर आप यहाँ आई तो लोग कहते हैं कि अब तो ये राजनीतिक कवि हो गई हैं, अब सिर्फ आपकी कविताओं को काफी लोग राजनीति से ही जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि आप सभी क्षेत्रों के सभी मुद्दों पर आप बोलती हैं। तो हाँ, वही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मैं कह रही हूँ कि उसको जितना मैंने बोला है उतना ही आप पूछिए, उससे ज़्यादा जा कर के तो फिर वो लोग बताएंगे ना जिनके लिए लिखा जा रहा है। मैं उतना ही बता सकती हूँ जितना, क्योंकि मैं पार्टी की तैयारी नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं गीत लिख रही हूँ और जनता के बीच में जो बातचीत हो रही है वो अपने गीत के माध्यम से भेज रही हूँ। जैसे अभी आपने जिक्र किया है यूपी में बाबा, बेशक यूपी में बाबा जब मैंने कहा था तो कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। और ये बात मैंने क्यों कही थी कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। उस समय एक प्रश्न आया था और उसका उत्तर देना था, लेकिन जब वो प्रश्न आरोप बन के आया तो उसका खंडन एक गीत से किया गया। और यकीन मानिए, मैंने कहीं पार्टी में जाकर के कोई आकलन नहीं लिया था, कोई डेटा नहीं लिया था। मैं जिस स्थान से हूँ, मैं बुंदेलखंड से हूँ, और बुंदेलखंड की स्थितियाँ पहले में और अब में बहुत बदल चुकी थी। तो मैंने एक कवि होने के नाते जनता के बीच में जाकर के अपने आसपास की चीज़ों को देख करके जो मैंने पाया, जो समझा, उसे अपने गीत में पिरोया और उसको मैंने वहाँ पर लिखा। उसमें कहीं पे भी आप देखिएगा, यूपी में बाबा में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि गीत के माध्यम से किसी का प्रचार किया है। सिर्फ वो बातें, जो बातें प्रश्न में आई थी उसका उत्तर दिया, और यही बात अभी भी की है। आप कह रहे हैं कि आप बुंदेलखंड की बेटी हैं, परिवार विहीन है, तो बुंदेलखंड के लिए कई राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि अलग से बुंदेलखंड बना देना चाहिए वहां के विकास के लिए। तो बेटी होने के नाते बुंदेलखंड की आप क्या सोचती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया ज्योति जी आपने। एक्चुअली देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे देश की सबसे अच्छी बात ये है कि हर स्थान की अपना एक सांस्कृतिक महत्व है, हर स्थान का वहाँ का स्थानीय महत्व है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में से, चाहे आप देखिएगा, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था उस समय उत्तराखंड की एक देवभूमि, उत्तराखंड की अपनी एक अलग उसका महत्व था। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ कहीं उस महत्व को और ज़्यादा निखारने के लिए उत्तराखंड को जब अलग किया गया तो उसकी जो वाकई उसका जो महत्व है वो लोगों तक पहुंचा। मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ। मेरा मानना ये है कि यदि, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड की एक अलग सांस्कृतिक महत्व है, वहाँ की बोली, वहाँ के और भी जो बातें हैं वो अलग महत्व रखती हैं, और उस महत्व को और बनाए रखने के लिए यदि ये निर्णय लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए, तो
मुझे इस गवर्नमेंट से, इस समय की सरकार से अच्छी उम्मीदें भी हैं। यदि वो अलग राज्य बनता भी है तो वहाँ पर भी एक अलग से जो उसकी महत्वता को रखे जाने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो भी काफ़ी हम लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। अच्छा, उन बहुत प्रयासों मंचों के पर आपको लिए और मैं बहुत बार चाहती हूँ कि आपको हाँ, ये एक बुंदेलखंड अलग की शेरनी भी राज्य कहा जाता है। तो जब ये कहा जाता है कि भाई बुंदेलखंड की बुलंद आवाज है अनामिका जैन अंबर, और अंबर चूंकि नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, कई बार लोग कहते हैं कि वो ऐसा बोलती हैं कि उनकी आवाज अंबर तक गूंज जाती है। तो कैसा लगता है जब बुंदेलखंड की शेरनी लोग कहते हैं आपको? बहुत अच्छा लगता है, और उसका कारण भी है कि देखिए, लोग कहना सब कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। बात तो तब है जब जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है मंजर, बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत है कि राहत है, शिकायत है अगर तुमको, शिकायत क्यों नहीं करते। मैंने शिकायत भी की, बगावत भी की, और वो बात भी की जो कहीं दिल ने मंजूर की। आपके एक प्रश्न का उत्तर, जो अभी प्रश्न छुपा हुआ है, उसका भी उत्तर दूंगी। लेकिन बुंदेलखंड की शेरनी क्यों कहते हैं, उसका कारण ये है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। क्या बात। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। गालियां देना बहुत सरल है। लोग जब गाली दे रहे होते हैं तो उनकी वाहवाही होती है, जिनको दी जा रही होती है वो कुछ नहीं करते, जो लोग उसके समर्थन में होते हैं वो वाहवाह करते हैं। लेकिन किसी बात की प्रशंसा करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। ये सुनना बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आप सरकारी हैं, आप दरबारी हैं। कवि समाज का दर्पण होता है और जनता की आवाज होता है। समाज का दर्पण जो चीज कुरूप है वो कुरूप दिखाई दे रहा है, जो चेहरा अच्छा है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यदि आप ये कह दें कि नहीं, आपका काम ये है कि आपको अच्छे चेहरे को भी कुरूप दिखाना है, तो ये भी तो जनता के साथ बेईमानी होगी। जनता की आवाज वो आवाज है जो जनता कह रही है। जनता की आवाज वो आवाज नहीं है जो सिस्टम के विरुद्ध है। ये गलतफहमी लोगों को दूर करनी चाहिए। यदि सिस्टम कुछ ऐसा कर रहा है जो जनता को अच्छा लग रहा है, तो वो आवाज जो जनता की आवाज है वो आवाज जनता की है। यदि सिस्टम कुछ ऐसा कर रहा है जो जनता को गलत लग रहा है, फिर जो आवाज आ रही है वो आवाज जनता की है। तो कहने का अर्थ ये है कि मैंने जो बात कही है वो वही बात कही है जो जनता की आवाज है। और एक और बात कहूंगी, प्यार तो चाहे दे दो गाली, हम तो हैं आभारी। प्यार दो चाहे दे दो गाली, हम तो हैं आभारी। सच्ची बात कहें तो सबको लगते हैं सरकारी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। भला करो, भला कहो या बुरा कहो, कभी ना हमने बुरे बुरे को कहा है हमने, सच को सच, सच को सच ही बोला। बुरे बुरे को कहा है हमने, सच को सच ही बोला। सुन ले देश पे दाव लगा के, कभी ना खुद को तोला। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। तो जो बात अच्छी लगी उसे अच्छा कहा, और जो बात गलत है उसे गलत कहा। इसीलिए बुंदेलखंड की शेरनी कहा जाता है। वाह। अच्छा, इसी के साथ ही एंग्री यंग पोएटेस भी कहा जाता है कि गुस्सैल युवा कवित्री हैं। तो जब गुस्सा जाहिर करती हैं अपनी कविताओं के जरिए, तो लोग, ये बहुत अच्छी बात मुझे बताएं। आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी ब्रेक हुई है। ठीक है, मैंने कहा आपको गुस्सैल युवा कवित्री भी कहा जाता है कि भाई एंग्री यंग पोएटेस है। तब कैसा लगता है कि चूंकि कविताओं के जरिए आपका गुस्सा भी जाहिर आता है? हाँ, इसमें मैं आपको भी सम्मिलित करूंगी। कोई भी नारी जब अपने काम करने के लिए निकलती है, अपना चाहे एंकरिंग के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, चाहे वो अधिकारी होने के नाते या किसी टैलेंट के माध्यम से, जब वो अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करती है, जब वो अपने काम को लोगों के सामने रखती है, ऐसे में ये स्वाभाविक है
कि यदि कोई उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का प्रयास करे और उसके हुनर को कहीं ना कहीं शक के नज़र से देखे तो उसको ये कहना पड़ता है। और यही कारण है कि मुझे एंग्री यंग पोएट कहा जाता है। उसका कारण ये है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। और मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उसकी चाहत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उसकी ताकत को भी देखूंगी। और मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। वाह, यही कारण है कि क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मेरे पास हर बात का उत्तर है, तो उत्तर दे के ही मानती हूँ। इसलिए लोग कहते हैं अनामिका गुस्से में बोल देती है। वैसे मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छी बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि आजकल वो राजनीतिक कवि का ज्यादा जिक्र, कवित्री का ज्यादा जिक्र हो रहा है। क्योंकि आपका जब भी कोई इंटरव्यू होता है अनामिका, तो आपसे नेहा सिंह राठौर उसका कारण भी बता देती हूँ। नेहा सिंह राठौर का हमेशा जिक्र होता है, तो नेहा सिंह राठौर का जिक्र मैं एक बात कह देती हूँ आपको। ठीक। मैं एक बात कह देती हूँ। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, सुनिए। अभी हम किसी और का जिक्र नहीं करते हैं, उनको बेचारों को अपना काम करने दीजिए, सबको अपना अपना काम करने दीजिए। अच्छा, वो लगती कैसी है, जरा ये तो बता दीजिए। प्रश्नों पे आते हैं। मैं एक बात कहती हूँ भाई, एक कलाकार का सम्मान एक कलाकार को जरूर करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, मुझे क्या, हर कलाकार को उनका सम्मान करना चाहिए। उनका क्या, हर कलाकार का सम्मान करना चाहिए। इसलिए सब, और खास तौर से नारी है, और एक नारी कितने बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपने इस कला को भी लोगों के सामने रखती है। तो सबको यही करना चाहिए। मैं उस बात पे आती हूँ जो जहाँ पर छोड़ा है वहां पे आ जाती हूँ। सुनिएगा कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, चाहे वो कोई भी हो। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। और मैं अक्सर कहती हूं कि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो। लोगों को लगता है अनामिका कटु हो जाती है, लेकिन सही बात यह है कि हमें यह देखने की जरूरत है कि हम जिस विशेष व्यक्तित्व पर या जिस विशेष कौम पर या जिस विशेष बात पर या विशेष विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, एक बार देख लीजिए क्या वही वो लोग हैं या जो आपके आसपास हैं उनमें से कोई ऐसा है। तब कहती हूं कि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो, और बामियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपने आस्तीनों को झटक कर देख लो। वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि वक्त नहीं है, 1 मिनट का वक्त है, मैं पूछना चाहती हूँ अनामिका, चूंकि नेहा सिंह राठौर का आमना सामना आपके साथ हमेशा होता है। नेहा सिंह राठौर तो सोच रही है चुनाव लड़ने के बारे में, कन्हैया ज्योति जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा कुछ आप सोच रही हैं? चाहिए क्या मैं सुन नहीं पाई। क्या आप भी चुनाव लड़ने का सोच रही हैं, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने का सोच रही हैं? चुनाव लड़ने का देखिए, कभी ऐसा नहीं होता है कि उसके लिए अलग से सोचा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते बनते जाते हैं, और मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, आज भी यही कहने जा रही हूँ कि मैं कविताओं के माध्यम से अपनी बातों को, अपने अंदर की बात को, अपने अंदर की राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति को और लोगों की बातों को कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती हूं। और
ये एक वो कार्य है जिसको करके आपको अच्छा लगता है, जिसको आपको लगता है कि हाँ, आप अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। यदि इसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए एक रास्ता ये भी चुनना पड़ा कि हम राजनीति में जा रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो कौन सी वो और पार्टी होगी? मैं पहले भी कह रही थी, अभी भी बता रही हूँ कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। ये वो पंक्तियां हैं, ये वो पारस पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से मैं यही कहूंगी कि वो पार्टी जो मेरी विचारधारा के साथ होगी, मैं उस पार्टी में। तो क्या वो बीजेपी होगी? देखिए, अभी तो मेरी विचारधारा उसी पार्टी से मिलती है, कल को क्या पता कौन अच्छा, एक जाते जाते एक सवाल है, कौन देशभक्त दिल्ली हो में जाए, एक सीट है, मिलने लग जाए। दिल्ली में एक सीट है जहां मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया का मुकाबला है। तो चूंकि मनोज तिवारी आपसे भी आपके गाने भी सुनते हैं, कई बार उन्होंने भी जिक्र किया है कि बहुत अच्छा गाती हैं मनोज तिवारी, खुद राम भक्ति में लीन रहते हैं और खुद एक गायक हैं, एक्टर भी हैं। तो उस लड़ाई पर आपको क्या लगता है कि वो फाइट बहुत टफ होने वाली है? देखिए, नाम रख लेने से आपके काम भी वैसे ही नहीं हो जाते हैं। तो ये तो सबसे अच्छी बात हमारे देश में ये है कि लोग कहते कुछ भी हों, बट वो जानते हैं कि उन्हें सनातन को चुनना है, और जिनके यहाँ से सनातन को गाली दी जाती हो, उस गाली का समर्थन करने वाले लोग यदि यहाँ पर हों, जिनके यहाँ से डेंगू मलेरिया कहा जाता हो, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी में आपका उत्तर भी होगा कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने काल ये सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। जो सनातन के साथ है, दिल्ली उसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया नामिका, बहुत खुलकर आप मुद्दों पर बोलती हैं और आपकी आवाज़ यूं ही भविष्य में भी बुलंद रहे। आप अपनी आवाज़ से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें, वो विचार करने पर मजबूर कर दें जो आप चाहती हैं। बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास मेहमान नामिका जैन अंबर थी, जिन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर अपनी राय रखी।